करें। आराध्य के चरणों में मेरा शत नमन। उपस्थित महाप्रज्ञ प्रेक्षाभियान केंद्र के संभागियों, सादर जय जिनेन्द्र। हम सौभाग्यशाली हैं कि गुरुदेव की कृपा से महाप्रज्ञ प्रेक्षाभियान केंद्र नागपुर निरंतर गतिमान है। हमारे ग्रुप के संयोजक आनंद मल जी साहब, इनके युवा मन में नित नई संकल्पनाएं उपस्थित है और वे बड़ी मेहनत और लगन से उन संकल्पनाओं को साकार करने में लग जाते हैं। यही वजह है कि इस ग्रुप का विस्तार भी हो रहा है, ये ग्रुप लोकप्रिय भी हो रहा है और इस ग्रुप में नित नए संकल्पनाओं के साथ नया निखार भी आ रहा है। आज मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए विशेष मार्गदर्शन हेतु आज हमारे साथ एक अति विशिष्ट व्यक्ति जुड़े हैं, अपना अमूल्य समय दे रहे हैं। लाडनू निवासी, चेन्नई प्रवासी श्रीमान राकेश जी खटेर। मैं पूरे ग्रुप की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। वैसे तो आप पहले भी इस ग्रुप में जुड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ आज नए लोग भी यहाँ जुड़े हुए हैं, तो मैं आपका एक संक्षिप्त सा परिचय अवश्य देना चाहूंगी। श्रीमान राकेश जी खटेर, पारिवारिक पृष्ठभूमि कहूं तो आप एक अत्यंत प्रतिभाशाली परिवार से बिलोंग करते हैं, क्योंकि आपके एक भतीजा इंडिगो में पायलट है, तो एक भतीजा एनिमेशन में एक्सपर्ट है, एक भतीजा गारमेंट में एक्सपोर्टर है, तो एक भतीजा अमेरिका और जापान की कंपनी का सीईओ है। इसी प्रकार कई अन्य सदस्य भी बहुत प्रतिभाओं का उपयोग कर रहे हैं। और आपकी लाडली बिटिया याशिका खटेर एक मल्टी टैलेंटेड युवा कन्या, जिसका एक लाइन में आज मैं परिचय दूं तो हमारे अखिल भारतीय कन्या मंडल की राष्ट्रीय संयोजिका है। हम समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय संयोजिका है तो इसका मतलब वो अपने आप में कितनी विशेषताओं और कितनी मल्टी टैलेंट को समेटे हुए होंगी। और बात करूं श्रीमान राकेश जी खटेर की, जो पेशे से सीए हैं, परंतु समाज सेवा में इन्होंने महत्वपूर्ण उल्लेखनीय योगदान दिए। आप अभी वर्तमान में जीवन विज्ञान के इंटरनेशनल ट्रेनर हैं, महाप्रज्ञ अवदानों के प्रवक्ताओं के राष्ट्रीय संयोजक हैं, जीवन विज्ञान पाठ्यक्रम के नवीनीकरणकर्ता भी हैं और 2 दशकों से कारगर हेल्थ कंसल्टेंट भी है। आप एक कुशल वक्ता, प्रवक्ता और मौलिक विचारों की धनी हैं। आपको इनोवेटिव आइडियाज मिली है अपनी माता जी से विरासत में, और एक गजब की डेयरिंग पाई है विरासत में अपने पिताजी से। तो ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्रीमान राकेश जी खटेर को मैं बहुत ही मान सम्मान के साथ आज के इस मंच पर मानसिक स्वास्थ्य के लिए विशेष मार्गदर्शन देने हेतु आमंत्रित कर रही हूँ। इन 4 लाइनों के साथ, महाप्रज्ञ प्रेक्षाभियान केंद्र बड़े ही हर्षोल्लास से कर रहा स्वागत तुम्हारा। महाप्रज्ञ प्रेक्षाभियान केंद्र बड़े ही हर्षोल्लास से कर रहा स्वागत तुम्हारा। धन्य हुए कि आपने हमारा आमंत्रण स्वीकारा। बना रहे ये मधुर सा रिश्ता, बना रहे ये मधुर सा रिश्ता, हमेशा आपका और हमारा। आपकी नूतन और निराली सोच से एमपी के ग्रुप में आज खिल जाएगा नया नजारा, खिल जाएगा नया नजारा। मेरा सह सम्मान आमंत्रण निवेदन श्रीमान राकेश जी खटेर से। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमलता जी, गजब का परिचय देती हैं आप। साथ ही साथ आपका परिचय हो जाता है कि आप भी कितनी हैं महान। महाप्रज्ञ प्रेक्षा केंद्र से जो कोई भी जुड़ा है वो अपने आप को अत्यंत सौभाग्यशाली मानता है। और आनंदमल जी की जो आपने कहा कि उपजाऊ जमीन पर, मस्तिष्क पर इतनी सारी फसल उगती है और उसका लाभ वो कई वर्षों से सभी को दे रहे हैं। आज उन्होंने छोटे भाई को, वो मेरे बड़े भाई साहब हैं, उन्होंने छोटे भाई को आदेश दिया कि मुझे आज मेंटल फिटनेस पर कुछ कहना है।
तो मैं अपनी बात शुरू करता हूं। आप सभी से अनुरोध करता हूं कि अगर लेटे हैं या खड़े हैं तो बैठ जाएं, क्योंकि अल्फा मोड पे आ जाएं। कुछ ऐसी बातें कहेंगे आज जिसका अगर सीधा कानों से सुनते हुए गले से नीचे उतरकर अगर हृदय में बस गई तो इस भाव के लिए नहीं, अनेकानेक भाव के लिए अपने लिए कारगर हो सकती है। तो मैं शुरू करता हूं आप लोगों की अनुमति से। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोवे सव्वसाहुणं। सम्मानीय आनंदमल साहब, सभी साधक साधिकाएं, आज मैं देख रहा हूं कि मेरे साथ कई जीवन विज्ञानी कार्यकर्ता भी जुड़े हुए हैं, पूरे देश से जुड़े हुए हैं। तातेड़ जी धुबड़ी से है, गादिया जी सूरत से है। ये जो अथक प्रयास करते हैं आनंदमल साहब के पूरे देश विदेश में जो प्रेक्षा ध्यान और जीवन विज्ञान की जो ये धुंधुबी बजा रहे हैं और जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मैं उन्हें सत सत प्रणाम करता हूं। आप सब लोग जो लालायित रहते हैं कुछ नया जानने का, कुछ नया करने का, वैसे तो आपके पास भी खजाना कम नहीं है, लेकिन आनंदमल जी ये प्रयास करते हैं कि किसी भी तरह से किसी से भी अगर एक एक विचार और ले लिया जाए, क्योंकि महाप्रज्ञ जी की उस कहानी को आनंदमल जी ने बखूबी अपने जीवन में उतारा है कि 1 रुपया आपके पास, 1 रुपया मेरे पास, दोनों ने एक्सचेंज किया, 1-1 रुपया ही रहेगा। एक विचार आपके पास, एक विचार मेरे पास, दोनों ने अदला बदली की, अब दोनों के पास 2-2 विचार हो गए। ये विचारों की संपदा बढ़ने के लिए, जैसे माल बढ़े तो तिजोरी चाहिए, विचार बढ़े तो उसे रखने के लिए मस्तिष्क चाहिए। सही कह रहा हूं ना? ये मस्तिष्क कैसे उर्वर बने, जैसे किसी भी कंप्यूटर का, किसी भी लैपटॉप का कहते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये उसका दिमाग होता है। तो जब कंप्यूटर पे कहते हैं कि कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू में होता है, उसी तरह ये कह सकते हैं कि इस 60 से 100 किलो के शरीर का अगर कोई सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है तो वो है ये लगभग 1.25 किलो का मस्तिष्क। यानी कि 80 किलो के औसतन शरीर में 1.25 किलो के मस्तिष्क का वैसे तो 1/80 हिस्सा ही रहना चाहिए महत्वता में, लेकिन अगर ये मस्तिष्क उर्वर ना हो, उपजाऊ ना हो, हार्डवेयर में तकलीफ हो, इसके ये सीपीयू बराबर काम नहीं करे, इसकी मेमोरी रैम और रोम दोनों अगर कमजोर हो तो जीवन को उतने बेहतर ढंग से नहीं जी सकते। ये और इसे जीना बहुत आवश्यक है। हम सारे जो जैन सिद्धांत को मानते हैं, जो जैन दर्शन को जानते हैं, वो ये मानते हैं कि बहुत भवों के बाद ये मानव तन और ये मानव जीवन मिलता है। यानी कि इतने सारे भवों के बाद ये एक ऐसा निखार वाला जीवन मिलता है जिसमें हम अपनी आत्मा की उज्जवलता के लिए कुछ कर सकते हैं। वरना तो देव और नारकी तो सोचकर भी, चाहकर भी इसकी आंशिक उज्जवलता के लिए कुछ नहीं कर सकते। त्रियंश भी बहुत कम मात्रा में कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य, आप, मैं और हम सभी एक ऐसे प्राणी हैं, 84 लाख योनियों में से ऐसी योनि है जिसके पास दिमाग में 6ठी सेंस है। हम पंचेंद्रिय तो हैं, पंचेंद्रिय के साथ साथ हमारे पास 6th सेंस है, और वो 6th सेंस है विवेक का, जागरण का, जागृति का, इसको सही इस्तेमाल करने का। तो आए इस्तेमाल करने से पहले, कहते हैं ना गाड़ी चलाने के पहले ये देखते हैं कि गाड़ी के इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हैं, इसकी इंजन की हॉर्स पावर कैसी है, इसके टायर के विड्थ कैसे हैं, इसके स्टीयरिंग में कितना पावर है, इसके एक्सीलरेटर में कितना दम है, इसका ब्रेक कितना सॉलिड लगता है। इन सब चीजों को देख के कहते हैं कि ये वातानुकूलित कैसे करता है, इसके सीट एडजस्टमेंट कैसे है। ये सारा का सारा, अभी तक गाड़ी चली नहीं है, गाड़ी कैसी है इस पे निर्भर करता है। तो आज हम बात करेंगे इस हमारे भारी भरकम 60 से लेकर 100 किलो के शरीर में जो ये 1.25 किलो का मस्तिष्क है, इसके बारे में कि इसकी फिटनेस कैसे अगर है तो बनी रहे,
और अगर वृद्धि कर सकें इसकी फिटनेस में तो कैसे करें। तो शुरू करते हैं। मेंटल फिटनेस। मेंटल फिटनेस का अर्थ यह होता है कि या तो हम साइकोलॉजिकली वेलबींग है, हमारी सोच लचीली है, हमारी सोच उर्वर है, हमारी सोच नवीन है, हमारी सोच सार्थक है, या फिर यह भी कह सकता हूं कि हमें कोई दिमागी बीमारी नहीं है। दैट मीन्स वी आर अवे और द एब्सेंस ऑफ एनी मेंटल इलनेस, वो भी मेंटल फिटनेस है। मतलब निरोगी होने का मतलब है कि रोग नहीं होना और स्वस्थ पूर्ण होना। ठीक इसी तरह मेंटल फिटनेस का अर्थ दोनों माइंड से लगा सकते हैं कि ना तो हमें कोई मानसिक बीमारी है और साथ ही साथ हम इतने फिट हैं कि हमारी सोच कुछ भी कर सकती है, हमारी सोच उर्वर है, सार्थक है, सकारात्मक है, वगैरह वगैरह। अब इन सब के लिए जैसे मैंने बताया कि कार को लेने के पहले हम कार के कल पुर्जों को देखते हैं, पेट्रोल और चालक तो बाद में बैठेगा। उसी तरह आए आज बात करेंगे कि इस 1.25 किलो के मस्तिष्क को कैसे सवाया बनाएं अपनी जिंदगी के लिए, और इसी भव में, इसी जिंदगी में कैसे वो कर जाएं जो आम आदमी सोच भी नहीं सकता। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें जैन दर्शन, जैन सिद्धांत, जैन विज्ञान पढ़ने को, समझने को और अनुभव करने की हमें मौका मिल रहा है। दोस्तों, ऐसा मौका जब जब भी मिले चूकना मत। आप भी भाग लेना और औरों को भी भाग लेने का कहना, क्योंकि किसी की एक सोच हमारे लिए बहुत कारगर बन सकती है। तो मैं बात कर रहा था कि जैसे शरीर की पौष्टिकता के लिए, शरीर को फिट रखने के लिए, शरीर को लचीला बनाने के लिए हम बहुत सारे काम करते हैं। क्या क्या करते हैं कि उसे न्यूट्रिशन यानी कि पौष्टिक तत्व क्या क्या देना है, उसे ये भी देखते हैं कि उसको एक्सरसाइज कैसे करानी है, उसमें ये भी देखते हैं कि उनको ट्रेनिंग कैसे दे, कि हम चले कैसे, उठे कैसे, बैठे कैसे, योग में अपने आप को ढाले कैसे। ठीक इसी तरह हम ब्रेन को भी नर्चर कर सकते हैं, नरिशमेंट दे सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, करवा सकते हैं और ट्रेनिंग दे सकते हैं। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि हम सभी आनंदमल जी सेठिया की तरह उर्वर दिमाग वाले बन जाएंगे। कितना है ये बड़ी बात नहीं, जितना है उसका पर्याप्त यूटिलाइजेशन, उसको हम काम में ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं, ये बड़ी बात है। आप सोचते होंगे जब कभी भी कोई इंटरनेशनल शेफ आता है वो हमें बताता है कि नई डिश बनाएंगे। नई डिश बनाने के लिए वो कोई चौके में या हमारे किचन में कोई नई चीज लाने का नहीं कहता, जो हमारे पास उपलब्ध है उसी में से कोई नई डिश बनाते हैं। यानी कि जितना हमारे पास प्राप्त है वो पर्याप्त है, उसमें हम कितना बेहतरीन कर सकते हैं उस पर आज चर्चा करेंगे। तो आए देखें कि न्यूट्रिशन खाते तो मुंह से हैं, जाता पेट में है, फैलता शरीर में है, तो भला दिमाग के लिए क्या हो सकता है पौष्टिक तत्व? जी हां, बहुत कुछ हो सकता है। ध्यान दें, सबसे पहले मैं अपनी भारतीय परंपरा को प्रणाम करते हुए कहता हूं कि जो ज्ञान हमारे तीर्थंकरों ने, ऋषि मुनियों ने और साधुओं ने दिया है, उसकी शायद हमें उन्होंने साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं दी, इसीलिए हम आने वाली पीढ़ी को इतना प्रेरित नहीं कर पाते हैं कि भाई ये तथ्य है। क्योंकि आने वाली जितनी भी तार्किक पीढ़ी है उनका लेफ्ट ब्रेन बहुत सॉलिड हो गया है। आज 1.5 साल के बच्चे को अपना वाला यूट्यूब पे गाना लगाना आता है। शायद ऐसे भी लोग होंगे जो 60 के हैं, उन्हें अपने किसी का सहारा लेना पड़ता है कि भाई ये यूट्यूब पे मुझे भक्तामर लगा दे। लेकिन 1.5 साल के बच्चे को पता है तो उसे क्या करना है और कैसे वहां तक पहुंचना है, क्योंकि लेफ्ट ब्रेन बहुत सॉलिड हो गया है। जब लेफ्ट ब्रेन इतना सॉलिड हो गया है तो वो अपने पिता से, अपने दादा से तर्क करता है। और हमारी एक कमी तो रही, हालांकि हमारा इतिहास बहुत ही गौरवशाली है, फिर भी एक कमी रही कि हमने उसका वैज्ञानिक विश्लेषण, ऋषि मुनियों को तो पता था, उन्होंने धरोहर के रूप पे हमें नहीं सौंपा।
हम श्रद्धावान थे, हमारे पूर्वज श्रद्धावान थे, उन्होंने तहत करके उस बात को मान लिया। लेकिन जब वही बात हम आज की आने वाली पीढ़ी को कहते हैं, तो जब वो तर्क पूछते हैं तो हमारे पास जवाब नहीं होता। हम निरुत्तर होके यही कहते हैं कि श्रद्धा हो तो कर लो, और वो कहते हैं पापा दैट इज ब्लाइंड फेथ। आप जिसे फेथ कह रहे हैं हम उसे ब्लाइंड फेथ कहते हैं, और हमें अंधविश्वास या अंधश्रद्धा में बिल्कुल भी रुचि नहीं है। मैं दोस्तों बताऊं आपको, भारतीय में जो जो भी काम हुआ वो 100% साइंटिफिक था। बस अब अगर हमें खोज करनी है, जो महाप्रज्ञ केंद्र में कर रहे हैं, आए दिन नई खोज कर रहे हैं कि जो बातें जिनवाणी की है, जो बातें भगवान महावीर ने कही, जो बातें हमारे आचार्य कह रहे हैं, उनके पीछे साइंस क्या है। अगर ये हम कोरिलेट कर दें तो दुनिया पूरी महाप्रज्ञ प्रेक्षा ध्यान केंद्र पे आकर के नतमस्तक होगी। जैसे नालंदा चमका था, विश्व भर के लोग वहां शिक्षा ग्रहण करने आते थे। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, कुछ ही सालों में अनुसंधान करते हुए महाप्रज्ञ प्रेक्षा ध्यान केंद्र इतना कुछ संजोलेगा कि विश्व भर के लोग यहाँ पर शांति की, प्रतिष्ठा की, उर्वर होने के लिए और चहुमुखी विकास करने के लिए आधार खोजने आएंगे। जी हाँ, इतना कुछ है अपने पास। तो मैं बात कर रहा था ऋषि मुनियों की परंपरा की, जहां पर चांदी की गिलास में पानी और दूध पीना, चांदी की थाली में खाना और यूटेंसिल में चांदी का इस्तेमाल हो सके। तो जैसे हम घिलोड़ी, जिसे हम घी रखते हैं, मेरी भाषा में, हमारी लाडनू की भाषा में घिलोड़ी कहते हैं, जहां पर घी रखते हैं वो चांदी की हुआ करती थी। जिस चम्मच से फलके पे घी लगाते थे, आज भी घर में वो चांदी का है। ये चांदी क्या कर सकती, तो मैं बताऊं आपको कि हमारे मस्तिष्क से जो पूरा सूचना तंत्र शरीर में जाता है और वापस जो पूरा सूचना तंत्र अपनी बात मस्तिष्क को लाके बताता है, तो आप यकीन मानिए कि कीबोर्ड पे बैठे हैं, कीबोर्ड का कनेक्शन सीपीयू से नहीं है, तो आप कुछ भी टाइप कीजिए, सीपीयू कुछ नहीं पकड़ेगा। सीपीयू का कनेक्शन मॉनिटर से नहीं है, आपको जो उत्तर चाहिए वो नहीं मिलेगा। सीपीयू का कनेक्शन प्रिंटर से नहीं है, माफ कीजिएगा, आप जो कुछ प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं नहीं निकलेगा। आपके सीपीयू का कनेक्शन माउस से नहीं है, तो आप जहां जहां घुमाना चाहेंगे कर्सर को, वहां वहां नहीं घूमेगा। कुल मिलाकर के इन सारे सूचना तंत्र को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और बिना किसी अवरोध के इनका प्रवाह होना चाहिए। दोस्तों, इसके लिए बहुत जरूरी है कि उनमें इलेक्ट्रिसिटी भरी जाए, और इलेक्ट्रिसिटी भरने के लिए चांदी के बर्तनों में किया गया सेवन, मैं मानता हूं हम कोई राजा रजवाड़े नहीं है कि सब कुछ चांदी का कर दें, लेकिन अगले बर्थडे पर, अगले किसी इवेंट पर, अगले किसी प्रोत्साहन पर अपने बच्चे को 1000 से 1500 रुपए की चांदी की ग्लास दे देना, एक चांदी का चम्मच दे देना, और जब कोई और उपहार देना हो तो उसके बदले में छोटी चांदी की थाली दे देना। उससे कहना कि थाली लास्ट में धो के पी ले, खाना उसी में खा ले, दूध और पानी के लिए भी चांदी की ग्लास इस्तेमाल कर ले। इससे हमारे जितने भी सूचना तंत्र हैं, न्यूरॉन्स हैं, वो सारे इतने एक्टिवली काम करेंगे जैसे कोई इलेक्ट्रिक स्पीड पर, विद्युत तरंगों की स्पीड पर जैसे कोई काम करता है, उस स्पीड पे काम कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है हम में से कई के घरों में चांदी की ग्लास शायद अलमारी या तिजोरी में पड़ी भी होगी। हम सोचते हैं कि कोई मेहमान आएगा तो उसे निकाल के देंगे। माफ कीजिएगा, पहले अपने इस मेहमान के लिए कुछ कर लीजिए, क्योंकि ये आत्मा अपनी है, ये शरीर भी लीज पे लिया हुआ है 100 साल के लिए, और ये मस्तिष्क भी लीज पे लिया हुआ है। इसे भी जब से मेहमान मानना शुरू कर देंगे तो इसका भी भरण पोषण मेहमानों की तरह करेंगे, अतिथि देवो भव की तरह करेंगे, और इस मस्तिष्क में करेंगे। मेरा एक और गुजारिश है आपसे, अगर पूरे परिवार में मस्तिष्क को उर्वर करने के लिए एक और स्रोत है अपने पास, जहां से भी आप पीने का पानी निकालते हैं, मटकी रखते हो तो मटकी में, अगर आपके पास आरओ की मशीन है तो जहां से पानी विड्रॉ करते हैं, आपके पास कोई और मशीन है जैसे टाटा की स्वच्छ है या प्यूरिट है या जो भी है, उन सारी मशीनों में जहां से पानी निकालते हैं, उस जलाशय में जहां रहता है उसमें
जो आपके भीतर सिक्के पड़े हैं चांदी के, जो आप सिर्फ धनतेरस पे निकालते हो, कोलगेट से पॉलिश करते हो, उनकी पूजा आरती करते हो और पुनः 3 दिन के बाद में तिजोरी में रख देते हो। अब कृपया करके 10, 20, 21 सिक्के निकाल करके पॉलिश करके साफ करके उसको उस पानी में डाल दें और उस पानी का सेवन करके देखें। जो अगर यंग जनरेशन मेरे साथ है अभी यहाँ पे, या आप उससे पूछ के देखिएगा, एक विज्ञापन आता था शाहरुख खान का, सोना देता है तंदुरुस्त तन और चांदी देता है तेज दिमाग, तो खाएं सोना चांदी का च्यवनप्राश। ऐसा शाहरुख खान किसी के लिखे जाने पे कहता था। तथ्य सही है। सोना देता है मजबूत तन, हो सकता है कूलीगिरी के लिए काम आ जाए या अधिक परिश्रम के लिए काम आ जाए, लेकिन सब चाहते हैं कि अपने बच्चे सुपर ब्रेन वाले बने, जिससे वो बहुत बड़े बड़े कारनामे कर सके। इसके लिए जरूरी है चांदी, और ये चांदी का सेवन हम सब इतने तो धनिष्ठ हैं कि हमारे पास 10 से 11 तो सिक्के होंगे ही होंगे, और एक चांदी की ग्लास अगर नहीं है घर में तो मेरे कहने से ले आइए। पानी पीना, दूध पीना चांदी की ग्लास में शुरू कर दीजिए। देखिए न्यूट्रिशन कैसा मिलता है मस्तिष्क को। इसके आगे चलो मैं, विटामिन बी, ये मस्तिष्क के लिए बहुत जरूरी है। कहां से मिलता है? हम जैनी हैं और जैनी होने के साथ साथ सामिस नहीं खाते, मांसाहारी नहीं है। तो बाकी जनताओं का ये मानना है कि भाई जब आप सामिस ही नहीं खाते, ना अंडा ना मछली ना मांस, तो भैया क्या बताएं आपको, कहां से मिलेगा आपको विटामिन B1, B6, B12? वो भूल गए हैं दोस्तों कि उन्होंने जो पढ़ाई पढ़ी है वो सारी पाश्चात्य ढंग से रंगी हुई है। आपको एक मूल बात बताता हूं, जब कहीं भी देसी गाय जैसे सांवल हो, सहीवाल हो या फिर गिर गाय हो, उनके पीछे आपको एक हंप मिलेगा। ये साधारण हंप नहीं है, ये हंप सूर्य नाड़ी का सूचक है, और उससे पूरे गाय में जो दूध, जो मल, जो मूत्र निकलता है वो पूरे प्राणियों के लिए, संसार के सभी प्राणियों के लिए अति कारगर है। उस गाय के A2 मिल्क दूध में, मतलब जो अपनी गाय है उसमें जो प्रोटीन है वो है A2। अगर आपको आज और जानकारी लेनी हो तो थोड़ा सा नेट सर्च कर लीजिएगा। जो देसी गाय का दूध आता है उसमें 100% जो प्रोटीन होता है वो होता है A2 प्रोटीन, और जो जर्सी गाय है, हाइब्रिड गाय है, ज्यादा दूध देने वाली गाय है, उनमें जो आता है प्रोटीन उसमें 60% से ऊपर होता है A1 प्रोटीन। डॉक्टर जितने भी पाश्चात्य रंग से रंगे हुए हैं वो कहते हैं दूध का सेवन 40 साल के बाद मत कीजिएगा, ये आपके लिए हानिकारक है। सही कह रहे हैं वो। पता है क्यों? वो जिस दूध की बात कर रहे हैं वो है जर्सी गाय का दूध, वो जिस दूध की बात कर रहे हैं वो है भैंस का दूध, वो जिस दूध की बात कर रहे हैं वो मिलावट का दूध है। और वो दूध डायबिटिक को, घुटने दर्द को, हार्ट के रोगों को बढ़ाने के लिए प्रचुर मात्रा में अपने अंदर सामान बटोरे हुए हैं। तो वो दूध ना पीना ही सही है। लेकिन जो अब तक पी करके तकलीफ कर चुके हैं उनके लिए एक सुझाव, आज से ही ढूंढें। आपके भी इलाके में A2 मिल्क मिलता होगा, थोड़ा महंगा तो होगा, लेकिन दोस्तों सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। एक बार A2 मिल्क से अपने B1, B6, B12 की पूर्ति करके देखिए। आपको गर्व होगा कि हम जैनी हैं, हम अहिंसक हैं, हम किसी के सामिस या मांस मिट्टी नहीं खाते। उसके बावजूद भी हमारा दिमाग किसी आइजैक न्यूटन या अल्बर्ट आइंस्टीन से कम नहीं होगा। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? क्योंकि इसमें जो क्षमता है, इसे विटामिन B6 और B12 चाहिए। ये फर्क नहीं पड़ता कि हम ले कहां से रहे। दूसरी बात, होल ग्रेन और होल सीरियल जिसकी दालें बनती है उसे अंकुरित करें, और सुबह सुबह जितना चबा सकें उतना चबाएं। महाप्रज्ञ जी की भाषा में कहूं तो चने को इतना चबाएं कि चने का जूस बन जाए लार के साथ, और फिर उसको गिटक ले। अगर हम एक कटोरी दालों को रात को अंकुरित करके और सुबह अगर उसे चबा चबा के खाएं तो दोस्तों जितना विटामिन बी उसमें होगा, सही मायने में
आंखों के लिए, मस्तिष्क के लिए बहुत ही गजब का होगा। तीसरी जो खुराक मैं बता रहा हूं आपको वो है विटामिन सी। सस्ता लेना हो तो नींबू ले लीजिए, थोड़ा महंगा लेना हो तो ऑरेंज या मौसम्बी ले लीजिए। और वैसे भी तो आप तो हो ही ऑरेंज सिटी से, कहना ही क्या, वहां पे संतरों की कमी कहां है। तो जितना सेवन हो सके उतना संतरों का विथ फाइबर, नींबू का पानी के अंदर शहद के साथ, और मौसम्बी का, स्वीट लाइम का जितना सेवन कर सको कीजिए। इसके विटामिन सी भी मस्तिष्क को चुस्त बनाते हैं। तो आपने देखा, हमने बात की चांदी की, हमने बात की विटामिन बी और सी की, हमने बात की होल मिल्क की, A2 मिल्क की, और हमने ये भी बात की कि किस तरीके से हम बाकी चीजें खा करके अपने मस्तिष्क को कर सकते हैं। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है इन सारे ईंधन को कंबशन में जलाने के लिए, और वो है ऑक्सीजन। आप एक घटना बताता हूं, शायद आप में से कई लोगों ने वो पिक्चर देखी भी होगी जिसका नाम था बजरंगी भाईजान। उस बजरंगी भाईजान में जब वो पाकिस्तान पहुंच जाते हैं और कमिश्नर की जीप पे सवार होने के पहले कमिश्नर को इंप्रेस करना चाहते हैं, तो पता है क्या करते हैं, वो एक केला साइलेंसर के अंदर लगा देती है बिटिया, और गाड़ी चलती नहीं है। अब आप पूछेंगे गाड़ी में इंजन सही थी, पेट्रोल भी था, स्टार्टर भी ठीक हो रहा था, वो कर भी रहा था, तो फिर चल क्यों नहीं रही थी? जब तक हवा का निकास बाहर नहीं हो जाए नई हवा भीतर नहीं आएगी। यानी कि जब तक ऑक्सीजन का निकास नहीं हो जाए ऑक्सीजन भीतर नहीं आएगा, और जब तक ऑक्सीजन भीतर नहीं आएगा, माफ कीजिएगा, ईंधन और गाड़ी कितनी मजेदार क्यों नहीं हो, ईंधन का कंबशन नहीं होगा, ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगा। हमने जब 5वीं क्लास में थे ना, तो एक प्रयोग किया था कि टब में पानी भर ले, बीचों बीच मोमबत्ती जलाएं, उसके ऊपर एक पारदर्शी ग्लास को उल्टा कर दे, थोड़ी देर जब तक पानी का भाव ऊपर आएगा और थोड़ी देर बाद में मोमबत्ती बुझ जाएगी। उसमें सार लिखते थे कि बिना ऑक्सीजन के कोई ईंधन नहीं जल सकता। उस समय 5 मार्क मिलते थे। अगर आज समझ में आ जाए तो 5 करोड़ की बात है ये, कि ये हमें सांस दीर्घ लेना है, हमें सांस भरपूर लेना है, और ये चेतना का गुण है कि हम वातावरण में चाहे कितनी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बाकी गैस क्यों ना हो, हम सिर्फ ऑक्सीजन को भीतर लेते हैं और फेफड़ों तक पहुंचाते हैं। ये फेफड़े पूरे खुले, हमारा तनुपट नीचे की ओर जाए और हम इतनी एक्स्ट्रा सांस लें, क्योंकि पूरा शरीर शायद 77% ऑक्सीजन के लिए पर्याप्त है, और खाली अकेला मस्तिष्क 22 से 23% ऑक्सीजन मांगता है। अनुपात देखें 1 किलो से 80 किलो का, लेकिन जो ऑक्सीजन की मांग है वो है 23% से 77%। आप फर्क देखें, 1% का दिमाग वजन के औसतन से, और 22% मांगना मतलब 22 टाइम खुराक मांगता है। अगर आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रीफाइड दिमाग की तरह आप प्रेजेंस ऑफ माइंड रखते हुए काम करें, तो सबसे पहली बात, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, आपके तनुपट को नीचे लेके जाएं, फेफड़े पूरे फैलें, और प्रैक्टिस करते करते ऐसे हो जाएं कि अपना जो 6 लीटर का फेफड़ा है उसमें कम से कम 1 से 1.5 लीटर सांस भर करके, ऑक्सीजन भर करके, वो ऑक्सीजन खून के माध्यम से दिमाग तक पहुंचाएं, और दिमाग को इतना उपजाऊ, इतना फर्टाइल कर लें कि जहां पर 2 फसल होती है, राबी, दूसरी बोल रहा हूं मैं, ठीक है, 2 फसलें उगती है हमारे देश में, वहां पर चारों सीजन में फसल उगती रहे, 24 घंटे, हर पल, हर क्षण ये दिमाग इतना उर्वर हो कि कोई भी इनपुट मांगे तो तुरंत आउटपुट दे सके। उसके लिए महाप्रज्ञ का प्रेक्षा ध्यान में बतलाया हुआ सूत्र है, दीर्घ और लंबी सांस। वो भी अगर लयबद्ध लेना सीख जाए तो जीवन संगीत बन जाएगा। लय क्या होती है, रिथम क्या होती है? जब लयबद्ध सांस लेना सीख जाए तो सोच में रिथम आती है, जिंदगी में रिथम आती है, और जीवन सबको प्रिय लगने लगता है। आप जहां जाएंगे वहां पर आप शांति और विकास की बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बताई मैंने बात न्यूट्रिशन की, जो उसे भीतर पहुंचाना था, राइट। अब दूसरी बात करते हैं, एक्सरसाइज कैसे करें। महाप्रज्ञ प्रज्ञा केंद्र रोज सुबह सुबह करवाता है, योग करवाता है, योगिक क्रियाएं करवाता है,
आसन प्राणायाम करवाता है, ये है शरीर को लचीला बनाने के लिए वो क्रियाएं या वो एक्सरसाइज जिससे हमारा बदन जब चाहे जैसा हो सकता है। एक पुराना गाना भी था कि योगा क्या है। ये जो योग शब्द है ना, वो ए जुड़ने के बाद में अब पाश्चात्य में योगा हो गया है कि YOGA, योगा। योगा कर रोम रोम में ओम मिलाकर शुरू करो तुम योगा, जैसा चाहो बदन तुम्हारा होगा। जी हाँ, लोगों ने योग को सिर्फ शारीरिक समझ लिया, क्योंकि अभी तक पाश्चात्य है, उनको अपना दर्शन नहीं पता है। योग मन, वचन और काया, इन तीनों का योग है, और यहाँ पर मस्तिष्क बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो इसको एक्सरसाइज कैसे कैसे करवाएं। सबसे पहली बात है, आप सबको पता है कि हमारा शरीर अनंत कोशिकाओं से बना हुआ है। ये असंख्यात कोशिकाओं को कोशिश की गई है गिनने की, और उसमें पाया गया कि हम शायद 600 खरब कोशिकाएं एक औसतन युवक में या युवती में होती है। 600 खरब यानी कि 6 छक्का लगाएं एक, और फिर 13 बिंदियां लगा दें, तो जितना होता है संख्या, उतनी कोशिकाएं हमारे भीतर है। यही कोशिकाएं जब मस्तिष्क में होती है, होती तो कोशिकाएं हैं, लेकिन उनको स्पेशल नाम दिया गया है न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स जब अगर सुस्त पड़े हो, तो मैं अक्सर कहता हूं बच्चों को, ये वो तिजोरी होती है जिसकी चाबी कहीं गुम है। तिजोरी तो है, लेकिन माल रखने के लिए चाबी नहीं है, तो तिजोरी खुल नहीं रही है। तो उतने भी न्यूरॉन्स क्या काम के, जो एक्टिव नहीं है। तो न्यूरॉन्स को एक्टिव करने के लिए सबसे सुंदर सरल तरीका है महाप्राण ध्वनि। अब इस महाप्राण ध्वनि को कैसा करना आप सबको पता है। इस महाप्राण ध्वनि के करने से जो प्रकंपन होते हैं, वो एक एक न्यूरॉन्स को इस तरीके से झंकृत करते हैं, जैसे मानो अगर कुंभकर्ण भी सो रहा हो तो उसे उठना होगा। ये तो आफ्टर ऑल बहुत छोटी सी न्यूरॉन्स है। इन सारे न्यूरॉन को जब हम एक्टिवेट कर लेंगे, तो जो भी विचार भीतर आएगा, उस विचार को ये कैप्चर करने में सक्षम हो जाएंगे। यानी कि भरियो अनंत अखूट खजानो, गाफिल थारे घर में रे, क्यों तू निहारे बारे बारे, क्यों भटके दर दर में रे। बहुत अच्छी बात लिखी है तुलसीगणी ने। उन्होंने कहा अनंत अकूट खजाना भीतर पड़ा है, दर दर भटकने की कहीं जरूरत ही नहीं है। तो क्या करना होगा हमें, इस एक एक न्यूरॉन को एक्टिवेट करने बैठे तो भाई साहब अरबों में है ये न्यूरॉन्स। कब तक करेंगे एक्टिवेट, एक सरल तरीका है ध्वनि की। मुंह के होठों को सी लिया, आवाज ऊपर की ओर गई, साउंड थेरेपी होगी। साउंड से तो हीरा भी कटता है, ये झंकृत होंगे। कपाल के ऊपर भी आप इसको महसूस कर सकते हो कि इतना स्ट्रांग कपाल है कि जब कपाल क्रिया करते हैं तो उसे तोड़ना पड़ता है 1.5 घंटे की दाह के बाद में। यहां पर अगर आप महसूस कर पाते हो इन प्रकंपन को, तो आप सोच के देखें, जो भीतर एक सुई की नोक पर अनेक आ सकती है, उतने न्यूरॉन का क्या गति हुई होगी, पूरा झंकृत होकर के तांडव नृत्य कर करके अब वो एक्टिवेट हो गई है। आप जितना चाहें उतना आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हुई पहली एक्सरसाइज। दूसरा, ब्रेन के वैसे तो 3 स्तर होते हैं चेतना के, चेतन, अचेतन और बीच में होती है अवचेतन। दूसरी बात अगर मैं कहूं तो फिजिकली हम अपने ब्रेन को 2 लोब में डिवाइड कर सकते हैं, राइट हैंड साइड का लोब और लेफ्ट हैंड साइड का लोब। यानी कि ऊपर से जब आप देखेंगे खुले हुए कपाल के बाद में, तो अखरोट की तरह लगेगा, और बीच में एक लाइन भी होगी। जो इस तरफ का ब्रेन है वो है राइट हैंड साइड का ब्रेन, और जो इस तरफ का ब्रेन है वो है लेफ्ट हैंड साइड का ब्रेन। यकीन माने ये बीजेपी और कांग्रेस की तरह है। जो ये करता है इसको आता भी नहीं, करना भी नहीं चाहता। जो ये कर सकता है, ये ना तो कर सकता है और ना ही करना चाहता है। अब इन दोनों के बीच में है अपने, जैसे मान लीजिए कि एक बेटा राम है, एक बेटा रावण है, या एक राम है, एक लक्ष्मण है, एक शांत है, एक उग्र है। अब करूं तो क्या करूं, दोनों ही अपने हैं। इन दोनों अपनों को जब भी हम संतुलित कर लेंगे तो हम कह पाएंगे कि हमारी मेंटल फिटनेस बहुत अच्छी है। तो कैसे करें संतुलित, इसमें क्या है,
मैं बताऊं आपको कि जब जब ये संतुलित रहता है तब तब आदमी प्रसन्न मना रहता है, और प्रसन्न होने के लिए हम सब प्रयास करते हैं। तो मैं कहता हूं कि 3 व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहते हैं। नंबर 1, जिसका राइट हैंड साइड का मस्तिष्क और लेफ्ट हैंड साइड का मस्तिष्क दोनों ही ठंडे हैं, काम ही नहीं कर रहे। आप उनको पाए जाते हैं आगरा में, वहां उनको एकत्रित करके रखते हैं, समझ गए ना, पागल खाने में। तो ये व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है। होली हो या दिवाली, कोई जाए या कोई आए, वो आदमी हमेशा मस्त रहता है, क्योंकि उसका ना तो राइट ब्रेन डेवलप है ना उसका लेफ्ट ब्रेन डेवलप है। आप और हम 24 घंटे में से 23 घंटे 55 मिनट संतुलित रहते हैं। हमारा थोड़ा राइट ब्रेन भी डेवलप है, थोड़ा लेफ्ट ब्रेन भी डेवलप है, संतुलित है। विरले होते हैं महाप्रज्ञ जी जैसे, जिनका राइट ब्रेन भी पूरा डेवलप था, जिनका लेफ्ट ब्रेन भी पूरा डेवलप था, और उन्होंने कहा, असत्य वचन तो कभी कहते नहीं थे वो, उन्होंने कहा कि मेरी पिछली पूरी 80 साल की जिंदगी में मुझे याद नहीं आ रहा है 2 या 3 बार भी मुझे आवेश या गुस्सा आया हो। भाई साहब, या हमें 80 मिनट में 80 बार आता है, वहां पर 80 साल की उम्र के होकर के कहते हैं कि मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद 2 या 3 बार भी गुस्सा आया है क्या। ये उसी का हो सकता है जिसके लेफ्ट और राइट दोनों ही गजब के ओवर हो गए हो। हमें क्या करना चाहिए? हमें भी दोनों को इस्तेमाल करना चाहिए। क्या है इनमें फर्क? यहां पर जो राइट हैंड साइड का ब्रेन है, वहां भावनाएं है, वहां चित्र है, वहां सिंबल्स है, वहां धुन है, वहां कलाकृति है, वहां धर्म है, वहां अध्यात्म है। और जो लेफ्ट भाग का है, वहां पे भौतिकता है, वहां पे पैसा है, वहां पे ऐसो आराम है, वहां पे मैथमेटिक है, वहां पे लॉजिक है, वहां पर भाषा की अक्षर है। मतलब आप देखें, दोनों का काम एकदम अलग अलग है, लेकिन दोनों है तो अपने ही, और दोनों चाहिए। जिनके ये दोनों विकसित हैं, वो बड़े ज्ञानी, ध्यानी और शांत स्वभाव के होते हैं। उनके दिमाग को सब कहते हैं कि उर्वर दिमाग है। दिमाग की बात से याद आया कि कनाडा में एक जू में एग्जीबिशन में रखा हुआ था कि भाई ये सबकी खोपड़ी है, ये इतने डॉलर की, ये खोपड़ी सरदार जी की है, ये $5,000 की है, सबसे महंगी थी। तो बोला, सर ये इतनी महंगी क्यों है सर? बोला, इसने आज तक इस्तेमाल नहीं किया, पेटी पैक ही पड़ी है, मजाक के लिए कह रहा हूं। तो दोस्तों, जितना इसका इस्तेमाल करेंगे उतना ये उर्वर बनेगा। कैसे करें इसका इस्तेमाल? राइट और लेफ्ट दोनों का। तो भावनाओं से भी जुड़े, संकेत से भी जुड़े, सुर से भी जुड़े, और साथ ही साथ आप लॉजिक, भौतिकता, इन दोनों में समावेश करें। अगर कभी लगे कि इन दोनों में इम्बैलेंस हो रहा हो, तो आप जहां पर भी हो, मैं एक ऐसा अचूक मंत्र बतलाता हूं, आपको पता भी होगा। 3 से 5 मिनट के लिए अनुलोम विलोम कर लीजिए। जो ही आप ये अनुलोम विलोम करेंगे, जब राइट नॉस्ट्रिल से लेंगे तो लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होगा, जब लेफ्ट से लेंगे तो राइट ब्रेन एक्टिवेट होगा। 3 से 5 मिनट के भीतर भीतर जब कभी भी अगली बार आपको लगे कि मन असंतुलित और मस्तिष्क थोड़ा इम्बैलेंस हो रहा है, ये प्रयोग जहां पर भी हो आप करके देख लीजिएगा, तुरंत तात्कालिक रिजल्ट मिलेंगे। तो ये भी एक एक्सरसाइज है जहां पर हम अनुलोम विलोम करते कर सकते हैं। दूसरी बात, दोनों प्रकार के गेम्स, क्विज, सुडोको, चेस खेलें। क्यों? क्योंकि ये भी एक तरीका है दिमाग की एक्सरसाइज करने का, मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने का। बच्चों के साथ बैठे, बच्चों को लेकर के बैठे और उनके साथ कुछ मैथमेटिकल सम खेलें, कभी चेस खेलें, कभी सुडोको खेलें, कभी वर्ग पहेली खेलें। और जितना कुछ पिक्चर से देखोगे वो जाएगा राइट ब्रेन में, जितना कुछ अक्षर से देखोगे वो जाएगा लेफ्ट ब्रेन में। जो बातें दोनों जगह जाती है, और ये हमने देखा भी है कि चलचित्र देखते हैं एक बार, सिनेमा देखते हैं एक बार, और बहुत लंबे काल तक हमें याद रहती है। पता है क्यों? क्योंकि एक तो हमारा चित्त एकाग्र था, दूसरा हमने ऑडियो और विजुअल दोनों देखे, तब हमारा लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों एक्टिवेट था। तो जैसे पंखे की सीलिंग पे जब वो सी शेप लगाते हैं तो आप अंदर देखना, दोनों जाते तरफ, वो जाकर के सीलिंग में अटक जाते हैं, इसी कारण से वो पंखा कभी नीचे नहीं गिरता है। ठीक इसी तरह हमारे भी मस्तिष्क में अगर यूं घर कर जाएं तो फिर
वो सदा के लिए इस मस्तिष्क की बनकर रह जाती है। तो दोस्तों ये बताइए मैंने आपको अनुलोम विलोम करते हुए कैसे आप कर सकते हैं। और जितना भी बात कर रहा था मैं ट्रेनिंग देने की, अब यानी कि नर्चर हो गया, नरिशमेंट हो गया, एक्सरसाइज होगी, अब ट्रेनिंग करें। घोड़ा चाहे अरबी हो या कोई भी हो, जब तक उसे ट्रेनिंग नहीं दी जाए वो घोड़ा कोई विशेष काम का नहीं होता। घोड़ा वो काम का होता है जो अपनी मालिक की लगाम से ये समझ जाए कि दाएं जाना है या बाएं जाना है, सीधे जाना है या तेज जाना है, रुकना है या चलना है। ये सारी बातों को करने के लिए टू ट्रेन द हॉर्स द पीपल पे वेरी ह्यूज अमाउंट। अपने ब्रेन को भी ट्रेन करें सर, इसके लिए हर पल हर क्षण के लिए। इसको ट्रेनिंग करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहली बात, जब कभी भी कोई नई बात सीखने बैठते हैं इसका ध्यान भटकता है, यानी कि अब जाना सीधा हो रहा है और ये घोड़ा इधर उधर जा रहा है, तब कहते हैं कि जब भी सोचा बैठ करके तो विचार को करूं शून्य, तो विचारों का सैलाब ऐसा आया जैसे सुनामी आ गई हो। दोस्तों इसका कारण है जितना दबाएंगे उतना ज्यादा आएगा। अब धीरे धीरे मस्तिष्क को ट्रेनिंग देनी है कि वो विचारों को अल्प करता जाए और हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं उस पर एकाग्रता बनी रहे। इसके लिए जो हम अक्सर कहते हैं जीवन विज्ञानी, वो ये कहते हैं कि अनिमेष प्रेक्षा करके विजुअलाइज करें। इसमें दोनों ब्रेन का समागम हो जाता है कि पहले तो आपने अपने सामने वाली दीवार पर जब सुबह उठते हैं वहां पर एक चित्र लगा दीजिए, ओम का बढ़िया सा चित्र लगा दीजिए और उसे बिना पलक झपकाए एक टकाटकी लगाए हुए अनिमेष प्रेक्षा करके 40 सेकेंड तक उस दृश्य को देखें और फिर आंखें मूंद लें, यानी कि पलकें गिरा लें। अब इन चिलमनों के गिरने के बाद आप वही विजुअलाइज करें जो आपने 40 सेकेंड तक खुली आंखों से देखा था। जितनी देर तक आपकी जहन में वो चित्र होगा, आप मान लीजिए जितने सेकेंड वो रहेगा उतने मिनट हम अपने किसी भी एक विषय पर दिमाग को कंसंट्रेट कर सकते हैं, एकाग्र रख सकते हैं। तो करना क्या होगा, 2-3 हफ्तों की इस एक्सरसाइज से जो लगभग 1 मिनट लगेगा, हम देखेंगे कि हमारे ब्रेन को विजुअलाइज करने की आदत हो गई है। एक चित्र की जो आंखें नहीं, अब भीतर की आंखें देख रही है। तो 40 सेकेंड तक अगर हम उसको विजुअलाइज कर पाएंगे तो आप देखेंगे 40 मिनट तक हम किसी भी विषय पर एकाग्र होकर के सुन सकते हैं। समय वैसे भी अभी यहां पर भी 40 मिनट का हो चुका है, मुझे संपन्न करना है, मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा। अब यहां के बाद में मैंने कहा आपको क्विज खेलें, सुडोकू खेलें, मैथमेटिकल गेम खेलें और कभी कभी तो ऐसा करें जिससे दिमाग में थोड़ी उछल पुछल हो। क्या होता है कि जहां शरीर में काम नहीं लेते हैं तो वहां अकड़न जकड़न हो जाती है। ठीक इसी तरह हमारी न्यूरॉन्स में भी अकड़न जकड़न हो जाती है अगर हम नियमित रूप से उनका इस्तेमाल नहीं करें तो मौका हो या ना हो, एग्जाम हो या ना हो, आप अपने परिवार के साथ बैठें, कुछ ऐसे गेम खेलें, कुछ सवाल पूछें। जैसे बात के लिए मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं, अंत तक जवाब दे दीजिएगा कि पिता की उम्र अभी बेटे की उम्र से 3 गुना है। पिता की उम्र अभी बेटे की उम्र से 3 गुना है, 15 साल बाद सिर्फ दुगनी रहेगी। तो बताइए पुत्र की उम्र क्या है? अब ये सवाल के लिए कोई आवश्यक नहीं है, तो आप सोच लेंगे अनावश्यक दिमाग को क्यों लगाऊं, लेकिन मेरा ये कहना है इसे अनावश्यक ना समझे, क्योंकि जब काम पड़ेगा, हमारे पास एक रिंच प्लेयर है, हमारे पास एक औजार है और हमने उसको 3 साल तक इस्तेमाल ही नहीं किया और ना ही उसमें ग्रीस लगाई, तो माफ करना दोस्तों, जिस दिन उसका रिंच प्लेयर को काम करने का मौका आएगा ना तो वो चलेगा भी नहीं। ठीक इसी तरह हमारे दिमाग की भी कसरत नियमित रूप से सुडोकू खेलते हुए, चेस खेलते हुए, क्विज में भाग लेते हुए, कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए करते रहें। जितना जितना ब्रेन को ट्रेन करेंगे उतना उतना वो उर्वर बन जाएगा। ट्रेन के बाद में रिलैक्स करना, यह भी बहुत जरूरी है। हर समय काम करें, विश्राम ना करें तो बहुत गलत होगा, और हर समय विश्राम करें, काम ना करें तो पटु बन जाएंगे। तो मेरी बात सुनिए, अपने को नियमित रूप से इसका काम भी लेना है और नियमित रूप से इसे विश्राम भी देना है। खास करके 8 घंटे की नींद जब सोएं तो कोई समस्या या मस्तिष्क के लिए कोई काम देके ना सोएं, उल्टा महाप्रज्ञ की तरह कहें कि निश्चेषम, करने योग्य कुछ भी बाकी नहीं रहा, अब मैं योग निद्रा में जा रहा हूं। बस मस्तिष्क को और कोई काम नहीं,
कम से कम चेतन मन को तो बिल्कुल भी काम ना दें। अगर कॉन्शियस माइंड को काम नहीं देंगे और 8 घंटा विश्राम दे देंगे, वो अगले 16 घंटे के लिए भरकस काम करने के लिए आपके साथ तैयार हो जाएगा। और इससे अच्छी चीजें बाहर निकालने के लिए जो चीजें आप फीड करेंगे सबकॉन्शियस माइंड में, वही कारगर ज्यादा होगी। द सीक्रेट किताब पढ़ी होगी आपने, उस किताब में लिखा है कि जो आप सोचेंगे, जिसका आप पुनः पुनः चिंतन करेंगे, जितनी बार आप अनुप्रेक्षा करेंगे और जितनी बार शांत मन से डेल्टा या थीटा स्टेज पर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करेंगे कि भाई ये मैं करूं, ये मैं हूं, ये मैं बन गया, ये मैं बन चुका हूं, जितना आप कहेंगे उतना उतना वो पूरी कायनात से पुद्गल को खींचेगा, आपके और मेरे इस मंसूबे को। क्योंकि कॉन्शियस माइंड अगर एक्स है तो सबकॉन्शियस माइंड उससे कई ज्यादा गुना बड़ा है। ये जो कई ज्यादा गुना बड़ा है, इसको भी ट्रेनिंग दें, इसको कहें जो काम ये कर सकता है। जैसे बताऊं आपको मैं कि 8 साल का बच्चा जो कर सकता है और 32 साल का जवान जो कर सकता है, उसमें रात दिन का अंतर होगा। तो आप ये मान लें, चेतन मन अगर 8 साल का है तो सबकॉन्शियस माइंड उससे 4 गुना बड़ा गबरू नौजवान है। आप उसे वो बात कह दें, वो आपके लिए पूरी कायनात से वो पुद्गल खींच करके लाएगा और आपके सारे मनोवंचित अच्छे काम पूरे हो जाएंगे। तो दोस्तों, ब्रेन के बारे में मैंने बताया, फिर भी यही कहूंगा, है तो ये हार्डवेयर ही, है तो ये कार ही। अगर ये कार में अच्छा फ्यूल नहीं हो तो सारी कार बेकार है। ठीक इसी तरह मैंने आज आपको बताया कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हार्डवेयर, इसको हम कैसे उर्वर बनाएं, कैसे इसको नरिशमेंट दें, कैसे इसको एक्सरसाइज कराएं, कैसे इसको ट्रेनिंग दें, कैसे इसमें अच्छी बातें, कौन से भाग को कहने से कौन सा फलित होगा, इन सब बारे में बताया। कल याशिका आपको बताएगी, जी हाँ, मेरी बिटिया है याशिका खटेट, वो आपको बताएगी कि इसमें पेट्रोल और चालक यानी कि भावों की कौन सी संप्रेषण करनी है और इसे चलाने वाला कैसा होना चाहिए चालक, तब जाकर के जो फल हम चाहते हैं कि ये जो बहुजल से पार होना है और ये जो मानव तन मिला है, इस तन का हमें भरपूर फायदा उठाना है। तो काया के लिए योग करें, मस्तिष्क के लिए उसको नरिश करें, एक्सरसाइज करें, ट्रेन करें, और कहाँ भरना है इस बात का जानकारी लें और उसमें क्या भरना है और कैसे उसका संचालन करना है भावों से, ये जानकारी कल आपको याशिका देगी इमोशनल फिटनेस पे। आपके अगर कोई सवाल हो मेंटल फिटनेस पे तो आप मुझे पूछ सकते हैं। वैसे में बताया गया, प्रेमलता जी ने बताया कि मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और मेरे पास 7 डिग्रियां कॉमर्स की है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि साइंटिफिक वे से आपके सवालों का मैं जवाब दे पाऊं। और कल जब याशिका आएगी, वो तो वैसे ही साइंटिस्ट है, तो वो आपको वैज्ञानिक तौर से भावों का जवाब देगी ही देगी। अगर आपके कोई सवाल हो मेंटल फिटनेस के तो आप मुझसे कर सकते। ओम अर्हम। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। आनंद भाई साहब, कहीं मैंने अतिक्रमण तो नहीं किया समय का? मैं बंद करते करते 9:48 हो गए। अभी जिसकी भी जिज्ञासा हो, मोर ऑप्शन में जाके हैंड राइज का ऑप्शन है, आप हैंड राइज करें। जब तक हैंड रेस हो रहा है, मैं एक बात बता दूं आपको, ध्यान के अंदर हम कहते हैं कि पूरे ललाट पे चंद्रमा की रश्मियों का ध्यान करें। ये चांदी से और सफेद रंग दोनों से मिला हुआ है दोस्तों। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, चांदी के सिक्के और चांदी की ग्लास और चांदी के बर्तनों की बात की थी, ठीक उसी तरह अगर कोई इतना ही गरीब है कि चांदी का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, उसे अगर आप सुझाव दे रहे हो तो उसे जरूर कह दीजिएगा कि वो ये भावना कर ले कि मेरे पूरे ललाट पर मर्क्यूरी जैसा या शरद पूर्णिमा के चांद जैसा पूरा का पूरा ये ललाट सफेद रंग के कणों से भर गया है। ऐसा करने से भी उसे वही आभास होगा जो आभास हमने चांदी की ग्लास से पानी, दूध और चांदी के बर्तन पे खाने से कहा था। हाँ, आपका सवाल आ सकता है अभी। अर्णब जी, आप पूछिए। हेलो जी नमस्कार। जय जिनेन्द्र। थोड़ा सा आप माउथ पीस को पास में ले आएंगे, मैं आपकी आवाज पूरी सुन नहीं पा रहा हूं।
बहुत ज्यादा घबराहट होती है, बहुत ज्यादा, और मैं घबरा के आंखें खोल लेती हूँ, मेरे से बैठा नहीं जाता, और आंखें बंद करती हूँ तो कुछ नेगेटिव विचार ज्यादा आते हैं मन में। मतलब सोते समय कह रहे हैं आप? नहीं नहीं, जब भी मेडिटेशन करने बैठती हूँ, सोते समय में भी नेगेटिव ख्याल आते हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, मैंने बताया आपको कि मान लीजिए एक कूड़ा बहुत दिनों से पड़ा है, अब लगभग उसके ऊपर एक परत सी आ गई है और बदबू भी नहीं आती। जो ही कॉर्पोरेशन वाला उसे साफ करने आता है तो ऐसी बबक आएगी कि पूरा मोहल्ला बबक उठेगा। ठीक उसी तरह हमने अब तक अपने विचारों का दमन किया है। जो ही मेडिटेट करने बैठते हैं वो ऐसे फूटते हैं जैसे एटम बम फूट रहा हो। बेमतलब के, बेतुक, बे समय के वो सारे विचार का सैलाब यूं आता है जैसे लगता हो कि सारे अभी मुझ पर आक्रमण करने वाले हैं। और ऐसे में हमारा जो हृदय की गति है, पल्पिटेशन और बढ़ जाते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं कि इन विचारों का क्या करें। ऐसे में थोड़ी सी ट्रेनिंग की आवश्यकता है। आप पुनः उस समय लंबी सांस लेते हुए मेडिटेशन करने बैठे तो एक ग्लास ठंडा जल लेकर के बैठे, पी लें। उसके बाद जब ध्यान में लगे तो लंबी गहरी सांसें लें। 2-3 दिन आपको वो विचार परेशान करेंगे और धीरे धीरे वो समझ जाएंगे कि इनका सेनापति तगड़ा है, अब वो अपनी सेना को नहीं उठाएंगे। आप देखेंगे 3 हफ्ते के भीतर भीतर आपके विचारों में अल्पीकरण आ जाएगा। आपका राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन दोनों को इस्तेमाल करें, कुछ अनुलोम विलोम भी करें और कुछ लंबी सांस लेने का प्रयत्न भी करें। जितनी लंबी सांसें होगी उतने सकारात्मक विचार ही आएंगे, जितनी सांसें छोटी होगी उतने नकारात्मक विचार आएंगे। सबसे पहला काम, ध्यान से बैठने से भी पहले जो पूर्व भूमिका कहते हैं उस पे आसन जो सदे आपको, दीर्घ श्वास लेना और अनुलोम विलोम कर लेना, इन सब चीजों से नेगेटिव विचार बिल्कुल नहीं आएंगे और आपका हृदय ब्लड प्रेशर के कारण पल्पिटेशन को ऊपर नहीं बढ़ाएगा। नेक्स्ट लता जी, आप अनम्यूट हैं, आप अपना सवाल पूछिए। जी, मैं ऑडिबल हूँ? हाँ, जय जिनेन्द्र दत्ता जी, पूछिए। जय जिनेन्द्र सर, आज मैंने खुद ये द सीक्रेट मूवी और सीक्रेट बुक सब पढ़ा है, बट आप अपने धर्म से रिलेटेड ये सारी बातें आज मैंने आपसे सुनी है करके, इसको रिलेट करके कैसे अब तक सोचा था सब हमारा जैन धर्म बिल्कुल इसी चीजों पे चलता है, बट इतना डीपली उसको कोई भी एक्सप्लेन नहीं करता जो आपने किया। बहुत अच्छा लगा। ये सारे मेडिटेशन, हमारा सामायिक, सब कुछ इससे रिलेटेड है, हर चीज। लता जी एक बात कहें आपसे जी। कायोत्सर्ग से बढ़ करके जिन वाणी में लिखा है सव्वे दुखा पमोक्षसी काऊ सर्ग, सब दुखों का निवारण है कायोत्सर्ग। पता है क्यों? जो ही पहले कायोत्सर्ग में करते हैं तो हम शरीर का भान छोड़ देते हैं, वचन को मौन कर लेते हैं और मन को अमन बना लेते हैं। जो ही ये करते हैं हम थीटा और डेल्टा स्टेज पे पहुंच जाते हैं। जो ही थीटा और डेल्टा स्टेज पे पहुंच जाते हैं लेकिन जागरूक रहते हैं। देखो, नींद में भी हम डेल्टा और थीटा स्टेज पे होते हैं लेकिन जागरूक मन सो जाता है। यहां पर कायोत्सर्ग में जागरूक मन रखते हैं, उस समय हमारा चेतन और अवचेतन मन दोनों खड़े हो जाते हैं। हम जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो समझ हैं। इसीलिए ध्यान में कहते हैं कि आपकी ये मुद्रा ध्यान के पूरे काल तक बनी रहे। क्यों? क्योंकि इसी कायोत्सर्ग में आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों ब्रेन सुन रहा है। वहां पर आप भावना कर रहे हो, मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंद, मेरे भीतर आनंद का सागर लहलहा रहा है। ये जैसी जैसी भावना करते हैं ना तो सब कॉन्शियस माइंड सुनता है। और मैंने बताया आपको, महावीर की एक एक वाणी जो अब तक साइंटिस्ट ने जानी है, अगर वो मिलीमीटर है तो वो मीलों मीलों तक कहकर चले गए। हम जानते हैं इस बात को कि 14 पूर्वों का सार भी हमारे पास पूरा नहीं है और जितना ज्ञान सर्वज्ञ का होता है वो 14 पूर्वों के पास भी नहीं होता है, लेकिन जितना है उतना भी आज के साइंटिस्ट के लिए मीलों दूर है। अपने आने वाली पीढ़ी को लता जी तैयार करें, उनको बताएं कि हमारे भगवान महावीर कितने बड़े साइंटिस्ट थे और उनको जैनिज्म में रुचि आने के बाद जो हमारे बच्चे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट बनेंगे, पूरे दुनिया में लोहा मानेंगे लोग उनका
तब जाकर के ये जैन धर्म जन जन का धर्म बनेगा। धन्यवाद लता जी। जरूर, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। पोरवाल। हाँ जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब। हाँ जी, राकेश जी, आपका मैंने तीसरी बार सुना है। मेरे को आपका एक एक शब्द बहुत बहुत पसंद है। जय जिनेंद्र, आपका बहुत बहुत साधुवाद। और दूसरी बात यह है कि जो आपने आज मस्तिष्क का ये बताया, इसका मेरे को वीडियो लिंक मिल सकता है क्या? आपका आज जो बताया, कुछ पॉइंट छूट गए मेरे से। ठीक है, काम करता हूं मैं। इसका पावर पॉइंट कल सोचा भी था बनाने के लिए, लेकिन थोड़ी व्यस्तता थी इसलिए पावर पॉइंट नहीं बना पाया। मैंने जो जो आज बात कही है उसका एक पावर पॉइंट बना के मैं भेज देता हूं आनंदमल जी को। आनंदमल जी आपको वितरित कर देंगे। बहुत बहुत थैंक्स आपका। और एक प्रॉब्लम मेरी ये है कि जब मैं सोती हूँ ना, तो मेरे को कायस्थ वगैरह सब सीखा हुआ है, शीतलीकरण वगैरह सब देती हूँ, फिर भी 5-10 मिनट बाद वापस दूसरे विचारों में पहुंच जाती हूँ, नींद नहीं आ पाती है। जब तक आप ये नहीं कहेंगे मस्तिष्क को कि करने लायक कुछ भी बाकी नहीं रह गया है, तो हमने बताया आपको महाप्रज्ञ जी का ये मंत्र अपने जीवन में उतार लें कि जब सोने जाएं तो कहें कल आए मौत भले आज आ जाए, मुझे अब करने लायक कुछ भी शेष नहीं रहा है। जब करने लायक कुछ भी शेष नहीं रहा है ये कहेंगे ना, तब जाके विचार आने बंद होंगे। हम ये सोचें कि शीतलीकरण कर लिए तो हम तो चीटिंग कर रहे हैं, मस्तिष्क समझ गया होगा। मस्तिष्क अपना भी बाप है, वो कहता है कि जो आप चेतन मन से सोच रहे हो ना कि मुझे चीट कर रहे हो, उसके पास उससे कई गुना बड़ा अवचेतन और उससे भी बड़ा अचेतन है जिसमें संस्कार पड़े हैं। ये संस्कार को जाते जाते समय लगेगा। रबर से कब मिटाते हैं ना राष्ट्री जी, पेंसिल से लिखा हुआ, तो आप एक बार रबर मिटाइए, सारे लिखे हुए नहीं मिटेंगे, आपको कई बार मिटाना होगा। तो सोचिए कि पेंसिल से लिखा हुआ रबर को मिटाने में अगर कई बार लगती है, तो जो मस्तिष्क में लिखा हुआ है आप सोचेंगे एक बार कहूं हो जाए, वो नहीं हो सकता। इसके लिए प्रयास करना होगा, जितना प्रयास ज्यादा उतनी सफलता भारी मिलेगी। जरूर जरूर, धन्यवाद राष्ट्री जी। और एक और एक चीज और मस्तिष्क के बारे में जो आता है ना, चेतन और अवचेतन, हाँ, तो इसमें फर्क क्या है? जो आपने 3 वर्ड बताए ना, चेतन, अवचेतन, अवचेतन, अचेतन, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। जैसे पता है आपको, आम देखें, आप सभी जानते हैं आम का छिलका भी है, आम की गिरी भी है और आम की गुठली भी है, राइट। गुठली में वो दम है कि वापस आम बना सकता है, आम के छिलके और आम के गिरी में नहीं है, राइट। हाँ। आप समझ लें कि जो छिलका है बस उतना ही पतला अपना चेतन मन है, आप समझ गए। और जो गिरी है वो उससे बहुत ज्यादा मोटी है और बहुत ज्यादा फलदायक है, वही आम का गुद्दा है। और जो गुठली है ना, वो अचेतन मन है, वो चाहे ना तो चाहे जितने चेतन मन और अवचेतन मन खड़े कर सकता है। हाँ, आज सवेरे ही पढ़ा था और ये क्वेश्चन मन में आया था, मैं पूछूंगी, और आज ही सॉल्यूशन मिल गया। मन जो चाहता है पूरे कहते हैं कायनात साथ देती है। तो प्रश्न को पता था कि आप आएंगे आज की मीटिंग में और आपको उत्तर मिल जाएगा। आज ही पढ़ा था सच में, सो थैंक्स। इसी को संप्रेषण कहते हैं ना राकेश भाई? सही बात है, अनीता जी बोल रहे हैं। हाँ, इसी को तो बोलते हैं कि जो मन में आया और सामने से आपको उत्तर मिल गया, वो संप्रेषण। तो अनीता जी ऐसा है कि पूछने पे आए, मैं तो कहता हूँ जो ही आपके मन में चाह जगी, कोई ना कोई आएगा आपका उत्तर दे जाएगा। करेक्ट। आपको सिर्फ जरूरत है चाहत जगाने की। जो ही चाह जगी, कोई ना कोई आएगा, मिलने वाला ना मिलने वाला, कहीं से, बस खाली आप मन बना लीजिए कि मुझे इसका उत्तर चाहिए। आपको उत्तर देने के लिए पूरी कायनात आपके साथ हो। सिर्फ एक बोलना है कि हमारे जितने भी श्रोता हैं, इनके मन में ये विश्वास जगाओ कि ये सिर्फ एक बार में नहीं होती, ये साधना है आपके जीवन की। और इस साधना को जितना साधा जाए, कई बार क्या होता है कि 4 दिन यहाँ 4 दिन यहाँ, हर पल मोला की तरह इधर से उधर भटकता रहता है। 4 दिन ये क्लास ज्वाइन करेंगे, 4 दिन वो क्लास करेंगे, वो इधर भी नहीं रहेंगे। मन में ये विश्वास दिलाना है कि ये साधना को हल्के में मत लो, इसको साधने का प्रयास करो। सालों वर्षों बीत जाएंगे, जन्म बीत जाएंगे, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने अपने तप से दी है ये चीजें। ये विश्वास जरूर जगाएं। अनीता जी, आप अपना सवाल पूछ।
हम में से कई लोगों ने पिक्चर देखी थी 3 इडियट। हाँ। उसमें वो कहता है दिल तो बच्चा है जी, इसको जैसे संभलाओ संभल जाएगा, इसको हमेशा कहते रहो कि सब सेफ है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक उसी तरह बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं, पहला कदम चलने की उसकी माँ, कई महीने लग जाते हैं। हमने अ आ ई सीखने गए, ABCD सीखने गए, पूरा साल लग गया, 26 के 26 सीक्वेंस वाइज याद नहीं हुए, और कई बार बी को लिखते समय डी लिख दिया हमने। ऐसे में हम जानते हैं कि पूरी पढ़ाई पढ़ने में 20 साल लग जाते हैं, लेकिन 12 साल ध्यान को नहीं देना चाहते। पता है क्यों? हम चाहते हैं कि इंस्टेंट रिजल्ट मिले, इंस्टेंट कॉफी की तरह। तो ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि सबके घर में हो कि संस्कृत के पंडित बनने हैं तो 20 साल चाहिए, आपको अगर डॉक्टरी पढ़नी है तो 25 साल चाहिए, आपको अगर इंजीनियर बनना है तो कम से कम 21 साल चाहिए। ठीक उसी तरह आपको अगर ध्यानी बनना है तो 12.5 साल मिनिमम चाहिए। और जहां आप आए हो ना, वहां पर मैंने एक बात कही थी, अनिता जी से आप ही के क्लास में कही थी मैंने बच्चों के लिए, कि एक बच्चे की टी शर्ट बड़ी प्यारी लगी मुझे, पीछे लिखा हुआ था आई नो एवरीथिंग फ्रॉम A to B। उस बच्चे ने 2 ही शब्द पढ़े थे, A और B, उसको तो वही पहाड़ लग रहे थे और उसको लगा दुनिया पूरी इतनी ही है। उसने कहा आई नो एवरीथिंग फ्रॉम A to B। ठीक इसी तरह जो नए जुड़ते हैं प्रेक्षा ध्यान में, जीवन विज्ञान में, उनको पहले तो लगता है अच्छा अनिता जी इतने चढ़ गए, आनंद जी इतने महान है, चलो मैं भी करता हूं। और जब 2 हफ्ते में नहीं बनते हैं ना, तो उनको लगता है सब झूठ बोलते हैं यार, मेरे को लगता है आनंद जी का ये नैसर्गिक गुण ही होगा। ऐसा नहीं है, हर कोई तैयार हो सकता है। बिल्डिंग ब्लॉक को बनने में 12 साल का वक्त दीजिए। वो एक गजल है ना जिसको जगजीत ने गाई है, गुलजार की लिखी हुई है शायद, कि लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। जी हाँ, अगर ध्यानी बनना है, इस जीवन को उत्कृष्ट बनाना है, तो जो भी करें अपने व्यवसाय के लिए, करियर के लिए जरूर करें। साथ ही साथ 1 घड़ी या 2 घड़ी सामायिक करके अपने बारे में, इस काया के बारे में, कर्म के बारे में, मस्तिष्क के बारे में, भावों के बारे में अपने आप को समय दे। ये आपका 2 घड़ी दिया हुआ 48 घड़ी को कैसे सुंदर बनाता है ये देखें, मगर धैर्य जरूर रखें। धैर्य के बिना किसी को कुछ बड़ा हासिल नहीं हुआ है। धन्यवाद अग्रकर जी। अनिल जी लोढ़ा। हाँ जय राकेश जी। जय जितेंद्र अनिल जी। हाँ बेंगलोर से बोल रहा हूँ। फरमाइए सर। आपका जो साइंटिफिक चीज बहुत सरल भाषा में बहुत अच्छा लगा, और ये सब हम तो फॉलो करता हूँ जो भी आपने खाने का बोला है। इसके साथ अगर आप कच्ची घानी का तेल और सेंधा नमक के बारे में बोलेंगे तो अपने घर की बहुत सारी बीमारियां अपनी खत्म हो जाएगी, मेरे हिसाब से एक सजेशन है। एंड जो एकदम सही कहा मैडम। 5 व्हाइट चीजों को निकालने के लिए कहते हैं आज के डॉक्टर, नमक निकाल दीजिए, चीनी निकाल दीजिए, शक्कर निकाल दीजिए, दूध निकाल दीजिए, और जो व्हाइट रंग का तेल है उसे निकाल दीजिए। पता है क्यों कहते हैं ये लोग उसे? ये इसलिए कहते हैं कि ये सारे के सारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब इसको बदले कैसे सर? जीभ का भी अपना स्वाद है, लाली बाई भी बस में नहीं रहती, तो नमक की जगह, टेबल सॉल्ट की जगह सेंधा नमक इस्तेमाल करें, शक्कर की जगह चीनी या गुड़ का इस्तेमाल करें, या शहद का इस्तेमाल करें, घानी के तेल का इस्तेमाल करें जो अनसैचुरेटेड फैट है, क्योंकि शरीर को सैचुरेटेड फैट को पचाना नहीं आता। इसलिए दोबारा गर्म किया हुआ तेल अगर हानिकारक मानते हैं, इस्तेमाल नहीं करते, तो सोचें जो बार उबला हुआ है, यानी कि ये 3 बार उबला हुआ तेल दिखने में तो सफेद, चिकनाई रहित और खुशबू या बू नहीं रहेगी उसके अंदर, लेकिन शरीर के लिए बड़ा ही हानिकारक है। कच्ची घानी का तेल, सेंधा नमक, गुड़ या शक्कर और दूध, A2 मिल्क अपने गिर गाय का या सेंगवाल गाय का, उसी का पिए, और फिर देखें कि जिन 5 को उन्होंने निकालने का कहा था वही 5 हमारे जीवन में 7 रंग भर देगी। धन्यवाद अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छे विचारों के साथ आपने कहा कि आप तो फॉलो करते ही हैं। हाँ साहब, आनंद मन साहब। रेखा जी से हैंड रेज किया हुआ है, अपने आप को अनम्यूट कीजिए।
रेखा जैन। हाँ, जय जिनेन्द्र। हेलो, जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। हाँ, मेरी 5 साल की बेटी है। वो थोड़ी मतलब हर एक छोटी छोटी बात पे रोती रहती है। मतलब कोई किसी के हाथ में मोबाइल देखा तो रोती है, मतलब किसी के हाथ में कुछ और देखा तो वो छोटी छोटी बातों पे रोती बहुत है। उसका कोई सोल्यूशन? बहुत बड़ा सोल्यूशन है। सुभद्रा कुमारी चौहान की गीतिकाएं उसे आप रोज सुनाएं लोरी के रूप में कि मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना, पल पल बरसा करता है मेरे जीवन में सोना। उसे बताएं कि जो स्माइल करते हैं वही मीलों दूर तक पहुंचते हैं, जो स्माइल करते हैं वही सबके प्यारे होते हैं, जो रोते हैं तो अकेला रोएगा, हंसेगा तो तेरा जग तेरे साथ हंसेगा। ये अलग अलग बातें आप उसको अलग अलग समय पर रोज फीड करें। और खास करके तब जब मैंने लोरी इसलिए कहा कि जब तंद्रा किसी स्थिति होती है कि सोई भी नहीं है, नींद पूरी आई भी नहीं है, लेकिन जागरूक भी नहीं है, उसी समय डेल्टा और थीटा स्टेज आती है। जब ये स्टेज आती है उस समय जो बातें आप उसकी मां बन करके उसके सर पर यूं थपथपाते हुए जो बातें कहोगे उसको, वो सारी बातें उसके सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड में घर कर जाएगी। जो अभी बात बात पर होती है आपको खुशी के आंसू दिलाएगी जब वो हंसेगी तब। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, ओम अरम। आखिरी क्वेश्चन ले रहे हैं हम, बैजंती जैन। हेलो, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। साहब, मुझे एक तो नकारात्मक विचार बहुत आते हैं और एक भय लगता है। ये तो वही बात हुई कि बहू भी घर पे आई और दाइजा साथ में लाई। हाँ, वही बात हो गई है। चलो सर, बहुत ही आसान तरीका है आपके समस्या को सुलझाने के लिए। आपको नियमित रूप से सुबह उठने के बाद 5 मिनट तक दीर्घ श्वास का प्रयोग करना है। आपको आनंद की और अच्छे से बता देंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी रखिएगा। जब श्वास भीतर लें तो पेट बाहर की ओर फूले, तनुपट नीचे की ओर जाए। जितनी आपकी गहरी सांस होगी उतने ही आपके नकारात्मक विचार कम होते चले जाएंगे, और जितने नकारात्मक विचार कम होंगे उतना ही आपको भय कम सताएगा। आने की कुछ ही दिनों में आप निर्भय या अभय बन जाएंगे सर। ठीक है सर, धन्यवाद। राकेश भाई, हमारे ये क्लास जो चल रहे हैं 4 महीने से, इसमें कुछ लोग तो इतने परमानेंट जुड़े हुए हैं जिनके नाम जो सामने दिख रहे हैं कि हमें लगता है कि शायद ये सब ट्रेंड हो गए होंगे। इतने ज्यादा 4 महीने में कभी ऐसा लगता ही नहीं कि इन्होंने क्लास मिस की हो। जैसे ये हैंड रेस कर रहे हैं, अनीता जी हैं, वो गांधी है, बहुत सारे लोग हैं, और इनको बीच बीच में बहुत प्रयोग करवाते हैं हम लोग। ये आनंदमल जी, हम लोग भी हैं, सब लोग हम जुड़े हुए। और वाकई में ये कि 4 महीने में इनने अच्छी साधना की है। श्योर अनीता जी, आपने सही कहा कि एक पुरानी कहावत जो मुझे बॉम्बे के टैक्सी ड्राइवर ने कही थी कि राजा को रानी मिले, मिले डेढ़ को डेढ़। जब कोई व्यक्ति किसी रानी को राजा मिल जाए या राजा को रानी मिल जाए तो फिर छूटने का तो बात ही नहीं होता, चोली दामन का साथ हो जाता है। तो इसी तरह अपने एमपी के मतलब महाप्रज्ञ प्रेक्षा ध्यान केंद्र से जो कोई जुड़ जाएगा, अगर वो सात्विक और भवी है, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं वापस वो अपने आप को डिसएसोसिएट कभी नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कई भाई बहन अभी भी हैंड राइज कर रहे हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कल हम बाकी क्वेश्चन आंसर राउंड जो है कल ले लेंगे। आनंदमल साहब, एक विजया जी जैन लाइक बहुत दिनों हाथ खड़े होकर रखे हुए, मतलब मैं अनम्यूट। अनीता जी आप अनम्यूट कर दीजिए उनको, क्योंकि शायद उन्हें ना मोर पे जाकर के हैंड रेस करना नहीं आता है। वो बहुत देर से हाथ खड़ा कर रखे हैं। अगर आप लोगों को असुविधा नहीं हो और अब किसी को अगर काम पे निकलना हो तो भले वो लीव कर सकते हैं मीटिंग को। जिनके सवाल हैं वो पूछ सकते हैं, अगर बाकियों के अगर समय हो या काम हो तो वो निकल सकते हैं। हाँ विजया जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब, आपका ध्यान बहुत अच्छा लगा है। हम ये चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम आगे चलता रहे और हमको ज्ञान मिलता रहे। ऐसे ज्ञानी की बहुत जरूरत है सबको। आज का समय में सब शांति पूर्वक नहीं रहे, कोई ना कोई टेंशन नहीं रहता है।
तो इस ध्यान से थोड़ा उनको शांति मिलेगी। इसलिए मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आपको जब भी समय मिले आप ध्यान की क्लास लेते रहें, ताकि तो हमारे ज्ञान मिलता रहे। अनवरत कर ही रहे हैं और आगे भी करते ही रहेंगे। और इनसे प्रेरणा पाकर के इनके यहाँ पर जो प्रशिक्षकगण है वो भी अपनी सेवाएं निस्वार्थ भाव से बराबर देते आ रहे हैं। आप बस जुड़े रहें और लोगों को भी जोड़ें, क्योंकि अच्छे कार्य करने में जो आपको दलाली मिलेगी वो भी आपको बहुत बड़ा सुकून दे जाएगी। धन्यवाद विजया जी आपके इस अच्छे शब्दों के लिए, महाप्रज्ञ प्रेक्षा ध्यान केंद्र के लिए। और इसके सारे जो कर्ता धरता है वो है हमारे आनंदमल जी। कहते हैं यदि सूरज एक होता है नक्षत्र कई हो सकते हैं, तो नागपुर इस केंद्र के हमारे सूरज हैं आनंदमल साहब और नक्षत्र कई लोग हैं। हेलो, हाँ लता जी से और सुन लें आखिरी ये क्या बोल रही हैं, फिर अपन क्लास का समापन करेंगे। हाँ लता जी, आप बेंगलोर से हैं क्या? अच्छा, क्या दी आप भूल गए मुझे? हाँ नहीं कितनी खुश हूँ मैं आपको। मत मानिएगा, ये अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक बन गए हैं, पूरे विश्व से इनके पास स्टूडेंट आते हैं। अच्छा हाँ